मैं हूं अमन खान। आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो अपन अपना लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करने से पहले अपनी परंपरा को निभाएंगे भाई। हम लेक्चर नंबर 18 में क्या क्या पढ़ के आए उसके ऊपर एक बार देख लेते हैं। अपन पढ़ के आए थे भाई CO2 के भौतिक गुण एवं उपयोग। ठीक सर, उसे अपन ने रंगहीन गंधहीन गैस बोला था। अगर आप CO2 को टेम्परेचर आप उसका कैसा रखते हो भाई, मिनिमम रखते हो, और प्रेशर कैसा कर देते हो आप उसका हाई कर देते हो, तो आपको उस गैस CO2 गैस को संपीड़ित करके किसमें भाई, सबसे पहले तो द्रव अवस्था में बदल दोगे, फिर इस द्रव अवस्था को आप किसमें भाई, ठोस अवस्था में परिवर्तित कर सकते हो। ठोस CO2 जो होती है ना वो भाई शुष्क बर्फ के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि ये बिना द्रवित हुए वाष्पीकृत हो जाती है। ठीक सर, शुष्क बर्फ का उपयोग मैंने आपको बताया था प्रशीतक या शीतलक के रूप में भी किया जाता है। फिर अपन ने नेक्स्ट स्टार पढ़ा था, ये पादप जगत के लिए भोजन बनाने के लिए यूज होती है, जिसे आप प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं भाई। ठीक है, जो CO2 गैस क्या होती थी भाई, बताइए भाई, सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या भाई, C6H12 और O6 मतलब ग्लूकोज का निर्माण करती थी। ठीक है, किसके अंदर, पादप जगत के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर, जिससे वो अन्य कार्बोहाइड्रेट पदार्थ बनाते थे, जिससे उनका जीवन यापन होता था। ठीक है भाई, तो उस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण क्रिया कह देते थे भाई। ठीक है, उसके बाद हमने देखा जो CO2 गैस जो होती थी ना भाई, वो CO2 गैस अग्निशामक के उपयोग में भी यूज होती थी। ठीक भाई, रासायनिक गुण अपन ने हेडिंग डाली थी, जिसमें अपन ने अम्लीय प्रकृति पढ़ी थी, क्योंकि जब भी आप CO2 को जल में विलय करते हो या जल में घोलते हो, तो यह जल में घुलकर कैसा विलयन बनाती थी, अम्लीय विलयन बनाती थी। क्यों सर, आपको कैसे पता कि अम्लीय विलयन बनाती थी? तो बच्चा लोग, अपन ने कल पढ़ा था, जैसे ही आपने H2 को CO2 में डाला तो एक अम्ल का निर्माण होता था, उसका नाम होता था कार्बोनिल अम्ल। फॉर्मूला बोलें तो H2CO3। ठीक है सर, कार्बन डाइऑक्साइड जल में जाकर कार्बोनिल अम्ल का यूज कर रही थी। ठीक, सेकेंड अपन ने रासायनिक गुण पढ़ा, मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया। जब भी मैग्नीशियम धातु CO2 के साथ रिएक्शन करती थी, तो आप जानते थे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती थी ना, ये मैग्नीशियम को क्या कर रही थी सर, ऑक्सीकृत कर रही थी, मतलब इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा था, ऑक्सीकृत कर रही थी। ठीक है, और खुद कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता था भाई, कार्बन पदार्थ अलग हो जाता था, मतलब खुद रिड्यूस, मतलब खुद अपचयित हो जाती थी। ठीक है, फिर अपन ने बैलेंस कर ही दिया था। कैसे करा था, यहाँ पर 2 लगाया, यहाँ पर 2 लगाया, जिससे बैलेंस हो गई थी। अपन ने ये कल पढ़ा। ठीक, फिर अपन ने नेक्स्ट हेडिंग डाली सिलिका, जिसे आप SiO2 बोलते थे, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसका रासायनिक नाम होता था। फिर हमने लिखा सिलिका के 3 क्रिस्टलीय रूप होते हैं भाई। कितने होते हैं सर सिलिका के क्रिस्टलीय रूप? 3 होते हैं। पहले को बोलते थे आप क्वार्ट्ज, सेकंड होता था आपके पास ट्राइडिमाइट, थर्ड होता था आपके पास क्रिस्टोबलाइट। ठीक है सर, ये अपन कल की क्लास में पढ़कर आए हैं। अब आज अपन देखेंगे लेक्चर नंबर 19 में। तो लिखिए भाई, ये जो अपन ने लिखा था इसके नीचे से आपको लिखना है, तो लिखिए प्रत्येक रूप। प्रत्येक रूप किसके प्रत्येक रूप सर? ये जो सिलिका के तीनों प्रत्येक रूप हैं, इनके बारे में लिखने। प्रत्येक रूप कम ताप एवं उच्च दाब पर परस्पर रूपांतरित हो जाते हैं। उपरोक्त तीनों रूप प्रकृति में पाए जाते हैं। उपरोक्त तीनों रूप प्रकृति में पाए जाते हैं। इनमें क्वार्ट्ज सामान्य रूप से उपलब्ध
उपलब्ध होता है, उपलब्ध होता है। इन तीनों रूपों में, इन तीनों रूपों में प्रत्येक SiO4, क्या बोला भाई, इन तीनों रूपों में, किस किस में, क्वार्ट्ज में, ट्राइडिमाइट में और क्रिस्टोबलाइट में SiO4 चतुष्फलक की परस्पर जुड़ी व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक सर, क्या लिखा अपन ने, देखिए भाई अपन ने लिखा जो ये प्रत्येक तीनों रूप हैं उनको आप कम टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर परस्पर रूपांतरित हो जाते हैं, मतलब ये आपस में चेंज होते रहते हैं, लेकिन दो कंडीशन होना चाहिए। पहली कंडीशन होती है टेम्परेचर मिनिमम होगा और प्रेशर हाई होगा। उपरोक्त तीनों रूप किसमें भाई, प्रकृति में पाए जाते हैं, मतलब अपनी प्रकृति में विद्यमान है भाई। और इन तीनों में सबसे सामान्य रूप से जो उपलब्ध है वो कौन सा है भाई, क्वार्ट्ज है। इनमें क्वार्ट्ज सामान्य रूप से उपलब्ध होता है। इन तीनों रूपों में प्रत्येक SiO4 चतुष्फलक की, मतलब जो इनमें SiO4 बंध आप जो देखोगे इनकी संरचनाओं में, वो चतुष्फलक की परस्पर जुड़ी व्यवस्था भिन्न भिन्न, मतलब तीनों डायग्रामों में SiO4 तो दिखेगा, लेकिन उनकी जो चतुष्फलक की परस्पर जुड़ी व्यवस्था होगी ना, वो तीनों में अलग अलग होगी, मतलब इसकी व्यवस्था तीनों में अलग अलग होगी। ठीक सर, स्टार पॉइंट डाल के लिखेंगे, लिखिए भाई। क्रिस्टोबलाइट की संरचना, क्रिस्टोबलाइट की संरचना हीरे के समान होती है। इसमें प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु हीरे में उपस्थित कार्बन परमाणु की तरह होता है, की तरह होता है, तथा प्रत्येक बंध के मध्य बिंदु पर ऑक्सीजन परमाणु होता है। इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन, ये एक बंध है भाई। ठीक है, क्या है बंध का नाम, ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन। ये दोनों इनके मध्य जो डैश लाइन है वो एक बंध है। ठीक है, सहसंयोजक बंध है। बंध कोण 180 डिग्री तक विकृत हो जाता है। ठीक है भाई, देखो भाई क्या बोला, क्रिस्टोबलाइट जो होता है, जो आपने थर्ड टाइप का लिखा था सिलिका का रूप, क्रिस्टोबलाइट अंडरलाइन कर लेना। क्रिस्टोबलाइट की संरचना हीरे के समान होती है। अब हीरे में आप जानते हो भाई, एक कार्बन जो होता है ना, वो कितने कार्बन से जुड़ा होता है सर, अन्य 4 कार्बनों से जुड़ा होता है। किसके अंदर सर,
हीरे के अंदर एक कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। ध्यान रखिएगा ये बात को। इसमें प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु हीरे में उपस्थित कार्बन, मतलब उसने बोलने का तरीका ये है कि प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु, आप सिलिका की पढ़ रहे हो, इसमें प्रत्येक सिलिकॉन होगा, सिलिकॉन परमाणु हीरे में उपस्थित कार्बन परमाणु की तरह, मतलब जहाँ जहाँ हीरे में कार्बन थे वहाँ आप सिलिकॉन परमाणु को रख दो तथा प्रत्येक बंध के मध्य बिंदु पर, और ये प्रत्येक बंध के मध्य बिंदु पर ऑक्सीजन परमाणु होता है। ठीक है सर, उनका जो मध्य बिंदु होगा बंध का उसमें ऑक्सीजन परमाणु होता है। इसमें ऑक्सीजन परमाणु का जो ऑक्सीजन और सिलिकॉन के मध्य जो स्ट्रक्चर बनती है सर, किसके, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के मध्य जो स्ट्रक्चर का निर्माण होता है उनका बंध कोण कहाँ तक होता है सर, 180 डिग्री तक विकृत हो जाता है। ठीक है सर, तो ये अपन ने देखा क्रिस्टोब्लाइट के लिए थोड़ी सी सामान्य बात कि स्ट्रक्चर में कितना डिग्री एंगल होता है, किसके समान ये ज्यामिति बताता है। ठीक है सर, अब देखते हैं अपन आगे। स्टार पॉइंट डालिए। क्वार्ट्ज एवं ट्राइडिमाइट की संरचना, क्वार्ट्ज एवं ट्राइडिमाइट की संरचना कैसी सर, स्क्रू, अंडरलाइन कर लेना, स्क्रू होता है ना आपका, स्क्रू जैसी होती है, जो इनमें प्रकाशिक घूर्णकता गुण उत्पन्न कर देती है। क्वार्ट्ज एवं ट्राइडिमाइट अपन ने जो अभी पिछला पढ़ के आए हैं अपन भाई, उसके बारे में अपन ने देख लिया। क्या पढ़ के आए थे अपन पिछला भाई, बता सकता है कि कोई? अपन क्रिस्टोब्लाइट के बारे में पढ़ के आ गए, उसकी सामान्य बातें। अब अपने सामने जो आया है वो है क्वार्ट्ज एवं ट्राइडिमाइट। दोनों की जो स्ट्रक्चर होती है वह एक स्क्रू, ठीक है सर, स्क्रू जैसी होती है, जो इनमें एक गुण उत्पन्न कर देती है सर, प्रकाशिक घूर्णकता। आप जानते हो क्या भाई, प्रकाशिक घूर्णकता क्या होता है सर? सिंपल शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो जिसे PPL कहा जाता था, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है सर, एक प्रकाश को या तो राइट हैंड साइड पे घुमा दिया जाए किसी निकाय के द्वारा, या लेफ्ट हैंड साइड पे घुमा दिया जाए, वो आप पढ़ोगे भाई प्रकाशिक समवायवता पार्ट के अंदर। तो अपन इसको समझेंगे अच्छी तरह आगे। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि जो इनमें जो इसकी स्क्रू जैसी संरचना होती है वो इनमें कैसा गुण उत्पन्न करती है? प्रकाशिक घूर्णकता का गुण उत्पन्न कर देती है। इनके एल्फा कोमा बीटा रूपों में परिवर्तन से संरचना में अल्प परिवर्तन होता है। अल्प परिवर्तन होता है, जिससे दोनों रूपों में परिवर्तन आसानी से हो जाता है, ठीक है सर, आसानी से हो जाता है। अर्थात, चलो अर्थात काट देना, गलित SiO2 जानते हो भाई इसका नाम क्या होता है? अपन पूरे इसके बारे में ही तो पढ़ रहे हैं भाई, सिलिका। गलित SiO2, गलित मतलब
अब यहाँ पर बात आती है, चलो इसके ऊपर अभी अपन बात करेंगे भाई। यहाँ पर अपन लैंग्वेज लिख लेते हैं, गलित SiO2 को ठंडा करने पर अक्रिस्टलीय सिलिका जेल, अंडरलाइन कर लेना भाई, अक्रिस्टलीय सिलिका जेल का निर्माण होता है। ठीक है भाई, जिसका उपयोग निम्न है। ठीक भाई, अब आप इस स्टार पॉइंट के ऊपर नजर मारिए भाई, क्वार्ट्ज एवं ट्राइडिमाइट। ठीक सर, क्रिस्टोबलाइट तो आप पढ़ के आ ही चुके हो। ठीक है, अब आपके सामने आया था क्वार्ट्ज एवं ट्राइडिमाइट। अब इन दोनों की जो संरचना होती है वह एक कैसी होती है सर, स्क्रू जैसी होती है। पहले लाइन कंप्लीट। जो इनकी ये स्क्रू संरचना होने के कारण यह एक गुण उत्पन्न कर देती है, उसे बोलते हैं अपन प्रकाशिक घूर्णकता। ठीक है सर, इनमें एल्फा कोमा बीटा रूपों में परिवर्तन से, मतलब इनके दो रूप बनते हैं भाई इस गुण के कारण, एल्फा और बीटा रूपों में परिवर्तन से संरचना में अल्प परिवर्तन होता है। जैसे ही इन्होंने ये गुण बताया वैसे इनके एल्फा और बीटा रूप आए, तो इन दोनों रूपों में परिवर्तन हुआ, तो फिर क्या होता है भाई, इसकी क्वार्ट्ज और ट्राइडिमाइट संरचना में ही थोड़ा सा मतलब अल्प परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलता है, जिससे दोनों रूपों में परिवर्तन आसानी से हो जाता है। मतलब जैसी ये नेचुरल अवस्था में होती है उससे थोड़ी सी भिन्न हो जाती है। गलित SiO2 बात आती है यहाँ पर भाई, आई बात समझ में? मैंने आपको बताया था थोड़े टाइम पहले की बात है भाई। ठीक है भाई, पिक्चर की कहानी नहीं सुना रहा हूँ भाई, वो बोलते ना कुछ समय पहले की बात है, तो यहाँ बात कुछ भी नहीं है, यहाँ तो पढ़ाई की बात है। तो मैं आपको दो बात बताता हूँ भाई। ठीक है, अपन ने पहले जो एक्स्ट्रा में लिख लेना भाई, अपन ने NaCl बताया था भाई। एक तो NaCl को आप जल में डाल रहे थे, जिसको आप जलीय विलयन, किसका सर, वो जलीय विलयन किसका था सर, NaCl का था। जलीय विलयन कब तैयार हुआ, जब आपने NaCl को जल में डाल दिया। अब मैं यहाँ दूसरे शब्द इसके लिए यूज कर दूं, गलित NaCl, गलित NaCl। अब यहाँ पर गलित NaCl का आधे बच्चे तो यूं समझेंगे सर ये गलित NaCl, इसको भी तो गला दिया आपने, इसको भी जल में डाल दिया। तो बच्चा पार्टी हल्के फुल्के हाथों से पूरा इस खंड के पहले का चैप्टर में चल जाओ और वहाँ पे देखना भाई गलित NaCl मैंने नहीं लिया। गलित NaCl का मतलब क्या था, NaCl का विलयन, जलीय विलयन तो क्या था, थोड़ा सा नॉर्मल, मतलब बिल्कुल आपने क्या करा, नमक को जल में डालकर उसको मिलाकर एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया, वो आपका NaCl का जलीय विलयन हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या टर्म यूज हो रही है भाई, क्या टर्म यूज कर रहे हो आप यहाँ पर, गलित। ये गलित को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट था, वहाँ भी अपन ने इसको अच्छी तरीके से समझाया था कि गलित NaCl वह होता है जब आप NaCl को ही इतना टेम्परेचर, क्या भाई, टेम्परेचर इतना हाई कर दो कि यह ठोस अवस्था से ये NaCl किस में आ जाए, लिक्विड अवस्था में आ जाए। इस NaCl को आपने इतना टेम्परेचर दे दिया कि इसका टेम्परेचर ही इतना हाई हो गया कि ये सॉलिड से लिक्विड में आ गया, आपने इसमें पानी की एक भी बूंद नहीं मिलाई है सर। आ गया भाई मीनिंग समझ में? जलीय विलयन होता है तो जल में डालना, और गलित NaCl होता है तो आप उस सॉलिड को इतना गर्म कर रहे हो कि वह सॉलिड बिना पानी मिलाए लिक्विड अवस्था में आ जाए। ठीक है सर, तो गलित SiO2 क्या है, सिलिका ठोस होता है, लेकिन आपने इसको इतना टेम्परेचर दे दिया जिससे लिक्विड अवस्था में आ गया, तो गलित SiO2। अब मैं चाहता हूं कि आप इस टर्म को, आप इस गलित को कभी ना भूलें भाई। ठीक, गलित SiO2 सिलिका को ठंडा करने पर, लिक्विड बना दिया आपने, फिर आप ठंडा करने पर अक्रिस्टलीय सिलिका जेल, कोई पूछ ले आपसे
अक्रिस्टलीय सिलिका जेल का निर्माण कब होता है? ऐसे बनते हैं सर क्वेश्चन 1 नंबर के, उसमें बच्चा बहरा जाता है भाई। ठीक है, तो अक्रिस्टलीय सिलिका जेल का निर्माण कब बनता है? जब भाई आप गलित SiO2 को ठंडा कर देते हो। किसको सर? यूं मत लिख देना सर SiO2 को ठंडा कर देंगे, तो बेटा SiO2 तो वैसे ही सॉलिड है, उसको ठंडा करके क्या कर लोगे तुम, क्या उपलब्धि हासिल कर लोगे? तो बच्चा पार्टी ये बात ध्यान रखना, आप बोलोगे गलित SiO2 को ठंडा करने पर अक्रिस्टलीय सिलिका जेल का निर्माण होता है। उस जेल का निम्न यूज होता है भाई। यूज किस किस में होते हैं? तो पहला यूज छोटा वाला पहला लिखना भाई, देखिए अधिशोषक के रूप में, अधिशोषक के रूप में। सेकंड, खनिज तेलों के शोधन में। छोटा वाला तीसरा यूज, वायु को शुष्क करने में। चौथा उपयोग, गैसों में से नमी दूर करने में। नमी दूर करने में। छोटा वाला पांचवा उपयोग, प्रयोगशाला में उपकरण निर्माण में। ठीक है सर, ये निम्न 5 उपयोग होते हैं सिलिका जेल के। सिंपल आप इनको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है सर, ज़्यादा रॉकेट साइंस की ज़रूरत अपन को नहीं है। बस अपन ने एक नई बात, मोटी मोटी बात क्या सीखी, गलित के बारे में सीखी। ठीक है, वैसे तो मैं आपको पहले भी ये पढ़ा के आ चुका था भाई। अगला देखते हैं भाई अपने पास क्या आता है। हेडिंग डाल लो भाई, SiO2 के बारे में आप पूरा पढ़ चुके हो भाई। SiO2 का आपने रूप पढ़ लिए, तीनों के बारे में आपने सामान्य जानकारी पढ़ ली, और उससे जो जेल बन रहा था आपने उसके यूज़ भी लिख लिए। अब अपने पास नेक्स्ट हेडिंग आ रही है भाई, लिख लीजिए हेडिंग, सिलिकेट। सिलिकेट क्या बोला भाई? सिलिकेट। फॉर्मूला होता है सिलिकॉन O। ठीक भाई, SiO इसका सूत्र होता है, इसका रासायनिक नाम होता है सिलिकेट। ठीक है भाई, और सिलिका क्या होता है सर? SiO2 होता है भाई। ठीक, पहला स्टार पॉइंट अपन इसमें लिखेंगे, लिखिए भाई, सिलिकॉन बॉन्ड ऑक्सीजन। इन दोनों के मध्य में अगर ये कंपाउंड है तो जाहिर सी बात है सिलिकॉन और ऑक्सीजन के मध्य में एक बंध होगा जिससे आपस में बंधित होंगे। तो सिलिकॉन ऑक्सीजन के मध्य जो बंध युक्त जटिल ठोस यौगिक को सिलिकेट कहा जाता है। सिलिकेट कहा जाता है। भूपटल का लगभग 26% भाग सिलिकेट खनिजों का बना होता है। क्या बोला भाई पहले स्टार पॉइंट में आपको? जो सिलिकॉन ऑक्साइड बंध युक्त स्पीशीज होती है, ये एक जटिल ठोस यौगिक होता है जिसे आप सिलिकेट कहते हो। और एक अन्य महत्वपूर्ण बात, भूपटल, जो अपने पृथ्वी का भूपटल का लगभग 26% भाग सिलिकेट खनिजों का बना होता है। जो खनिज पाए जाते हैं ना, वो सिलिकेट से बने हुए खनिज होते हैं। कितना प्रतिशत भाग भाई? 26% भाग बना होता है। ठीक सर,
सेकेंड स्टार पॉइंट देखिए, क्षार धातु एवं क्षारीय मृदा धातुओं के ऑक्साइड एवं क्षार धातु कार्बोनेट को उच्च ताप पर SiO2, इसका नाम सिलिका होता है, के साथ मिलाकर गर्म करने से सिलिकेट बनते हैं। अब यहाँ पर अपन को सिलिकेट बनाने की विधि भी पता लग गई कि जब भी आप क्षार धातु एवं क्षारीय मृदा धातुओं, इन दोनों के बारे में आप भाई बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ के आए हो। ये आपको दोनों कहाँ मिलती है भाई? इस खंड के में आपको दो देखने के लिए मिलती है। पहली तो होती है क्षार धातुएं और दूसरी होती है क्षारीय मृदा धातुएं। ठीक है सर, इन दोनों वर्गों पर ही पूरा इस खंड का जो चैप्टर है वो आधारित है। इनके ऑक्साइड एवं किसके भाई? क्षार धातुओं और क्षारीय मृदा धातुओं के ऑक्साइड और क्षार धातु के कार्बोनेट को आपस में मिला दोगे, टेम्परेचर उच्च कर दोगे तो आपके पास किसकी प्राप्ति हो जाएगी सर? सिलिकेट की प्राप्ति हो जाएगी भाई। ठीक है, इनकी रिएक्शन अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर बस इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें भाई, और कुछ प्रॉब्लम आती हो तो कमेंट कर दिया करो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके।